हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6th क्लास है और इसी 6th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो बुक फर्स्ट है उसको हम पढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार और मुद्दे के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देखिए बच्चों, सबसे पहले है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कि सबसे पहले तत्व क्या होते हैं, कैसी सरकार होती है, सरकार क्या करती है, इन सब के विषय में आप कल बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो और जान भी चुके हो कि आखिर में गवर्नमेंट होती क्या है। क्लियर है? ये मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। क्लियर है? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नई नई जो हम इनको आपका गौर करके एक एक करके इसमें देखेंगे और साथ में जानने का भी प्रयास करेंगे। कह रहे कि इस पार्ट में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभाव करने वाली मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से लोग भागीदार, समस्या समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। सभी लोग व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था न होकर उनमें क्या अंतर है, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। अब एक बार थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, ये है साउथ अफ्रीका। देखिए ये वैसे पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ एक कंट्री है उसका नाम है साउथ अफ्रीका और ये है भारत। दोनों को याद रहेगा। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है ग्रीनलैंड और ये है यूरोप, ठीक है। ये है इतना आपका एशिया और ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है अंटार्कटिका, आर्टिक। क्लियर हो गया? ये साथ के साथ महाद्वीप है। मेरा आपको दक्षिण अफ्रीका दिखाने का कुछ मीनिंग था ताकि आपको पिक्चर बने हम कहाँ की बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र की हम लोग बात करें। बेसिकली ये सारी चीजें अगर हमको अच्छे से क्लियर होंगी तो मैं नहीं मानता हमको कोई समस्या किसी प्रकार की आने वाली है। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजाति के लोग रहते हैं, जाति के नहीं बच्चों। देखिए हमारे यहाँ पहले कास्ट सिस्टम था, लेकिन हम अफ्रीका की बात करें वहां जाति नहीं है, वहां प्रजाति है। वहां सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? प्रजाति आधार पर। अब देखिए यहाँ दो प्रकार के लोग हैं। सबसे पहले आप समझिए, एक है श्वेत यानी कि गोरे, दूसरे हैं आश्वेत यानी कि काले, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। अब हम ना कारे हैं, ना हम काले हैं, ना गोरे हैं, हम क्या हैं? हम सांवले हैं, ठीक है। अब देखिए जोहानसबर्ग एक अफ्रीका में जगह है। जोहानसबर्ग में रहने वाली एक 11 साल की अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्से की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। अब आपको नाम कैसा लग रहा है? माया नायडू, यानी कि भारत से जैसे कुछ मिलता हो साउथ का, ऐसा नहीं लगता आपको? माया नायडू। और ये है कहाँ की? जोहानसबर्ग में रहने वाली 11 साल की अफ्रीकन लड़की है। तो माया नायडू वहां कैसे पहुंच गई? इसके पीछे की कहानी को जानने का प्रयास करते हैं और थोड़ा बैकग्राउंड की स्टोरी को पढ़ेंगे। कह रहे कि उसे एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक मिला जो अखबार के कतरन और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो पता चला उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। क्या नाम था? जिस बच्चे के बारे में पूछ रहे थे, हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी और माया को बड़ा झटका लगा जब उसने पूछा क्यों। कह रहे कि इसका नाम है हेक्टर पीटरसन और इसको पुलिस वालों ने गोली मार दी थी। ये सुनकर उसको बड़ा झटका, मतलब होता है कि अचानक शौक लग जाना कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा किसको शौक लगा? माया को। किसके बारे में? हेक्टर पीटरसन की डेथ के बारे में जब पता चला। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखिए माया ने मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद शोषित कानून था। पहले क्या था? आपका कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था। कैसा? श्वेत के लिए जो गोरे हैं उनके लिए अलग कलर था, जो काले हैं उनके लिए अलग था। रंग भेद का मतलब त्वचा की चमड़ी के आधार पर भेदभाव
करना, किसके आधार पर? जो आपकी कलर है, स्किन का जो कलर है उसके आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति इस आधार पर अलग अलग समूह में बटी थी कि वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजाति को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोगों ने एक दूसरे के आसपास रह सके और आम सुविधा का इस्तेमाल कर सके। माया को अपने कानून पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में उन्हें पूछते हुए माया की आवाज में एक बड़ा गुस्सा था। उसने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोग अस्पताल में अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। अस्पताल की गाड़ियां भी अलग थी। श्वेत लोग के लिए जो अस्पताल की गाड़ी थी जरूरत के सामान को सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ी थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनमें रेल एवं बसें अलग थीं। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत के बस स्टैंड भी अलग होते थे। बताइए कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। कैसा था? सब कुछ अलग अलग था यहाँ, चाहे बस हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ क्या था? अलग अलग। हमको आपका स्पष्ट रूप से यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमको देखने के लिए मिला। बताइए ऐसी भेदभावपूर्ण नीति हो तो जीवन क्या सुखद हो सकता है? मेरा मानना है नहीं। ऐसी जगह जीवन आपका सुखद जो है वो कभी नहीं हो सकता। ठीक, चलिए, क्या बताइए आपके यहाँ कोई ऐसी घटना है जहां पर इस तरह की चीज हुई हो? बताइए क्या भारत में इस प्रकार की कोई घटना है जिसका आप मुझे एग्जाम्पल देकर, हवाला देकर समझा सकते हो? देखिए, श्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सभी अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। अश्वेत लोगों को खेती के लिए बस घटिया जमीन मिली हुई थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों के साथ श्वेत लोगों का आपका बराबर नहीं माना जाता था। यानी कि अंग्रेज, सफेद का जो श्वेत है उनका मतलब अंग्रेज से है, कालो का मतलब अफ्रीकन से है, भारतीय मतलब सामले का मतलब भारतीयों से है। असल में अफ्रीका में क्या था, वहां भी अंग्रेजों का ही राज था। तो ये अपने बराबर किसी को इक्विवेलेंट मानते नहीं थे। इनका सिंपल एक ही माना था कि हम ही सर्वोपरि है भैया, बाकी किसी के पास कुछ कुछ नहीं है। जो भी है हम ही करते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, सब कुछ हमारी चलती है। और जब उनकी चलती है तो वो लोग क्या करते, ना उनको वोट गिनने देते थे, ना उनको अच्छी जमीन देते थे। सब पर मतलब जितने भी अच्छे रिसोर्सेज हैं उन सभी अच्छे रिसोर्सेज पर किसका कब्जा है? तो उनके सभी रिसोर्सेज पर जो श्वेत अश्वेत लोग हैं उनका कब्जा है। क्योंकि भाई मेजोरिटी में वो हैं, कानून वो बना रहे हैं, नियमन वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है ना कि सब कुछ उन्हीं का होगा। तो इस तरह से जितना भी मतलब सब कुछ अच्छी डील्स हैं, जो भी कुछ आपको प्रॉफिटेबल चीजें हैं, सब उन्हीं के पास थी। अब देखिए, आश्रित लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था, घटे जमीन उनको ही मिली थी, उनके साथ भेदभाव था। कह रहे हैं कि दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोटेरो, जहां पर अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वह श्वेत लोगों में अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के सभी विद्यार्थियों पर भाषा सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। जुलू क्या थी? उनकी भाषा थी। हेक्टर पीटरसन ने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकान सीखने का विरोध कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों को बेरहमी से पीटा, भीड़ पर गोली बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर पीटरसन को जा लगी, वह मर गया। वह 16 जून 1976 की घटना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला के भेदभाव के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। कि दो लोगों ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और इनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नेल्सन मंडेला। इनको भारत रत्न भी प्राप्त है। दो ही ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, नेल्सन मंडेला और आपका खान अब्दुल गफ्फार, जिनको हम फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहते हैं, वो पाकिस्तान के थे।
अतः 1994 में सफलता मिली, उन्होंने संघर्ष कर रहे थे, 1994 सफलता मिली, दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, तभी वहां सभी प्रजातियों के लोगों को आपका बराबर जानने का मौका मिला। कैसे था कि सब लोग बराबर हैं, उनको घोषित किया। ठीक है, आप कह रहे आज से लोग किस तरह से अपना अपना भेदभाव समाप्त करना चाहते थे, एक उसकी सूची बनाइए। कैसे कर रहे थे वो अपना भेदभाव, कैसे समाप्त करना चाहते थे, आपको उसकी एक सूची बनाकर देनी है। आइए बस समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोग लोकतांत्रिक होने का हमारे क्या मतलब है, कि हम किसके कहते हैं कोई लोकतांत्रिक है। बात कर रहे हैं भागीदारी की। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र का लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट लेकर अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ये मानकर चलते हैं कि प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं तो वक्त जरूरतों को हम ध्यान में रखते हैं। सभी सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत के लिए यह 5 वर्ष की अवधि है। यह एक बराबर चुने जाने के बाद 5 सरकार वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार में फिर से सत्ता में बनी रहना तभी संभव है जब लोग उनको बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब लोग लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं, और इस नियमन चुनने में लोगों की सरकार पर आपका नियंत्रण जो है आपका बना रहता है। तो ये उनको राइट्स मिले हैं, ठीक है, कि किस प्रकार का वो नियंत्रण करें, किस प्रकार की वो संबंधित चीजों को रखते हैं। ठीक है, आप इस चीज को बड़े अच्छे से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये सारी चीजें आप इनको समझें कि ये आखिर में थी किस प्रकार। देख लिया यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? तो आप देख रहे हैं कि जब आपका 1994 में अफ्रीका में डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश बन रहा था, तब जो चीजें कैसी हो जाएंगी? समान। अब समस्या क्या थी? अब सब कुछ समान किया जा रहा था, तो ऐसे में एक समस्या आपकी बड़ी लाजमी थी होना। तो ये बड़ा लाजमी था कि ऐसी चीजें हों। इसके लिए अब लोगों के सामने क्या समस्या थी कि अब शोषण करने वाले और गैर शोषण करने वाले दोनों सामने बैठे हुए। अब जिनका शोषण हुआ वो भी सरकार में, जो कर रहे हैं उनका, जिन्होंने किया वो भी सरकार में। अब कहीं ना कहीं नीति निर्माता में करते समय ये समस्या ना बन जाए कि लोग उनकी तरफ झुक जाएं या वो उनकी तरफ झुक जाएं। तो ऐसा कुछ ना हो जाए, इन सबको देखने के लिए बड़ी ही रोमांचक और चिंताजनक बातें उस समय हो रही थी, और माहौल थोड़ा गर्म भी था। लेकिन जब लोकतांत्रिक बना तो लोगों ने कहा कि हमको सब जो हमने पुराना पैव जो भाव जिसने किया है उनको सबको भूल कर एक नई शुरुआत हमको क्या है इसमें करनी चाहिए। उसी शुरुआत को हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब है भागीदारी के अन्य तरीके, कि हम कैसे डेमोक्रेट में, कैसे हम लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसको हमको देखना होगा और बात करनी होगी। चलिए, तो अभी जितना हम पढ़े हैं यहाँ तक, किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़े। कह रहे लोगों के अन्य चुनाव के तरीके। कह रहे चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होता है। हालांकि जनरल सबके जगह यही, भारत में तो यही पृष्ठभूमि है, ऐसी प्रणाली बनी है। चाहे आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़िए, विधायक लड़िए, सांसद लड़िए, सब में 5 साल के कार्यकाल को सुनिश्चित करने की किया गया है। कह रहे वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार ने निर्णय और नीति के लिए भाग लेने और कई तरीके हैं। लोग सरकार के में कार्य में रुचि ले रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं और अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अगस्त 2005 में जब एक सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत तीखे रूप से व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की। अतः लोगों ने को मांग माननी पड़ी, बिजली के बढ़ते हुए दामों पर घटाना पड़ा, सरकार को निर्णय बदलने पड़े, क्योंकि आम जनता के प्रति उनकी जिम्मेदार है। ठीक, कई तरीके ऐसे हैं जिनके तरीके लोगों ने अपनी राय को व्यक्त किया। सरकार को यह समझ सकते हैं कि सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की,
इन तरीकों को धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं, जिनके जरिए ये गलती बताते हैं और अन्याय संगत होने पर इनको देखते हैं। कह रहे हैं कि अखबार, पत्रिका, टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों की जिम्मेदारी पर रचनाएं अपनी महत्वपूर्ण बताते थे कि किस प्रकार की ये सारी चीजें होंगी। अब देखिए, ये कुछ महिला धरना दे रही हैं, आप देख रहे हैं, आपने भी बहुत बार ऐसे देखा होगा कि हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, सरकार ये नहीं चलेगा, बिजली के दाम कम करो, तो ऐसे करके आंदोलन होते हैं ना। तो ऐसे ही ये लोग भी आंदोलन कर रहे हैं ताकि अपनी मांग को सरकार तक रख सके। भैया जो आपने बिजली के दाम बढ़ाए उसको कम करिए, हम उनको सहन नहीं कर सकते। देख लिया, आगे बढ़े। जहां यह सच है कि लोकतंत्र में लोग भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि लोगों को क्या कह रहा है कि सर्व वर्ग को मौका मिलता है। केवल ऐसा नहीं कि सब लोगों को कह दिया तो ऐसा है, लेकिन नहीं, वास्तव में सब लोगों को उसमें जुड़ने का, उसमें अवसर बैठने का, सबको क्या है, आपस में एक मौका जो है वो आपका दिया जाता है। ठीक है, और लोगों के लिए भागीदारी का एक तरीका भी है कि वे लोग आंदोलन कर रहे हैं जो सरकार और अपने काम के तरीके कराने के लिए चुने हैं। वे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए हो पाती है। कह रहे ऐसी आंदोलन है जिनके जरिए सारी चीजें हो रही है। ठीक है, अगर देश के लोग सजग रहेंगे और इसमें रुचि लेते हैं तो देश कैसे चल सकता है। तो सरकार इसका लोकतांत्रिक रूप से भी मजबूत होती है। अलग अलग शहर या कस्बे या गांव में, गली में जुलूस से गुजरते हुए हम लोगों को रोक कर देख पाते हैं कि जुलूस किस तरह से निकाले गए हैं। भाग लेने वाले लोगों को हम देखते हैं, मुद्दों का प्रदर्शन करते हैं और हम इसे समझने में मदद मिलती है कि सरकार आखिर में काम कैसे करती है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे से देखने का हम लोग आपका प्रयास करते हैं। क्लियर है? ये इतना बेसिकली आपको समझना होगा। यहां तक किसी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट बच्चों? कह रहे हैं कि अगर देश में लोग सजग हैं और उसमें आपका रुचि रख रहे हैं तो सारी चीजें आसान होंगी। ये आप देख चुके हैं। कह रहे हैं विवादों का समाधान। माया ने अपनी कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों का, समस्या का समाधान करने के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि कानून की एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने का इस्तेमाल बल करना उचित है, कि जो विरोध कर रहे हैं उनको केवल बल के माध्यम से रोका जाता है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोग को लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वे अपने विवाद को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे कि अन्य लोग भी तय और असुरक्षा की भावना फैलती है। जिससे सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और उसे समझें कि सरकार इनका समाधान करने में क्या भूमिका निभाती है। कह रहे हैं सामाजिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्याओं का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस तरह से रास्ते पर निकल पड़ते हैं, कई बार विवाद का कारण बन जाते हैं। कई बार आपकी हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। ठीक है, और कभी कभी जुलूस लोग को उत्तेजित करते हैं और कभी कभी लोग पत्थर फेंकने या उनको कोशिश करते हैं। सरकार, खासकर पुलिस को ऐसे मौके पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करे कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, हिंसक ना भिड़े, वहां के सभी पक्षों को एक जगह बैठाकर बात करे ताकि समाधान निकाला जा सके। ठीक है, नदियां और कह रहे नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ लोग, एक से अधिक राज्य क्या हुए, आपस में भिड़ जाते। आपने बहुत बार देखा होगा
इन नदियों के पानी को लेकर एक दूसरे के राज्यों के साथ ही संघर्ष होता है। जिन राज्यों से नदियां गुजरती हैं वहां नदी का पानी का बंटवारा का जो है बेसिकली वहां का विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी जल विवाद हमेशा आपने बारे में सुना होगा। कर्नाटक में एक बांध है कृष्ण राज सागर बांध में भरा हुआ है जो कई आपके जिलों को सिंचाई का काम करता है और पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतों को भी पूरा होती है। अब वहीं तमिलनाडु में एक मेटूर बांध है, इसी नदी पर बंधा हुआ है, जो क्या करता है अपने डेल्टा क्षेत्र को सिंचाई करता है। तो दोनों बांध एक ही नदी पर हैं। कर्नाटक कृष्णराज सागर बांध कावेरी के ऊपरी छोर पर है, जबकि तमिलनाडु का मेटूर बांध आपका निची छोर पर है। कृष्णराज सागर में बांध से पानी छोड़ा जाता है तो अन्य राज्यों के लोगों की जरूरतों का पानी मिल पाता है, ठीक नहीं मिलना चाहिए। इस विवाद के कारण सरकार ने राष्ट्रीय कदम उठाए और दोनों राज्यों को पानी का बंटवारा सही हो पाया। अब क्या था, मान लीजिए यही आपकी कावेरी नदी है। अब कर्नाटक यहाँ अपना बांध बना लिया करता था और तमिलनाडु बनाता था यहाँ, तो पानी को कहाँ रोकता था, यहाँ रोक लिया करता था, तो यहाँ पानी कम होता था। तो ये अपनी पूर्ति कैसे करे, ये हमेशा विवाद का जो मुद्दा है वो हमेशा आपका बना रहा। समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। उनका न्याय और समानता के प्रति उनका सुनिश्चितवद होना। न्याय और समानता एक दूसरे से कभी अलग नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं जहां पर समानता इक्वलिटी है वहां पर जस्टिस हमेशा साथ चलेगा ही चलेगा। आप इनको एक दूसरे से चाहे हैं कि हम लोग इनको विच्छेद कर दें, अलग कर दें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की प्रथा अब कानूनी रूप से बैन है। 1955 में बनाया गया था और आर्टिकल 17 अस्पष्टता को स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करता है और अगर आप किसी के प्रति ऐसा हीन भावना रखते हैं तो वो आज की तारीख में सोशल क्रिमिनल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और लंबे समय तक दलित लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधा है उनसे ये लोग वंचित रहे। हालांकि पहले भी कई आपके सामाजिक मंदिरों में इन्हें घुसने तक नहीं दिया गया और बड़े अंबेडकर ने उनके लिए पहले पढ़ाई और बहुत सारी चीजों पर जोर दिया, आम मानवीय चीजों पर उनको देखा। जब तक सब लोग गैर बराबरी का व्यवहार हो रहा था, समानता के अधिकार के खिलाफ उनके साथ चीजें थी, उन्होंने उनके खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों को समझाने का प्रयास किया, समाज के बारे में पढ़ा, आम जनता की राय को समझने का प्रयास किया कि आखिर में ये किस प्रकार के थे। और सरकार ने समानता न्याय की जरूरतों को पहचाना। उन्होंने समूह के विशेष रूप से प्रावधान करती है कि जो समाज में बराबर नहीं माने जाते वो समाज में आम प्रवृत्ति है। लोगों की देखी भाली की लड़की ज्यादातर हैं और उनका मतलब ये है कि समाज लड़कियों के लिए उतना महत्व नहीं देता जितना देता है। यह धारणा गलत है और अन्यायपूर्ण है और दूसरों को सरकार के उठाए गए जो कदम हैं जिससे लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय से छुटकारा किया जा सके। और उदाहरण स्वरूप उनको आपका स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म है और कम करने का ये प्रावधान जो है आपका रखा गया है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, गौर कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर बेसिकली आपका जो है इसमें पूरा समाप्त हो गया है और आपको ध्यान रखना चाहिए क्या किस तरीके से। क्लियर है, यहां तक इतना आप लोगों ने आई होप कि बहुत अच्छे से आपने देख लिया होगा, ठीक है। देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। आपने समानता, लोकतंत्र, उसमें लोकतंत्र में समानता, लोगों की भागीदारी, सरकार, अफ्रीका, इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। राज्य सरकार कैसे काम करती है, सरकार और जनता के बीच कैसे आपका समन्वय बनता है, इस समन्वय को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और महसूस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट है?
पूछ लीजिए। तो इस तरह से पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया और इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे और उनको देखने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पीछे बढ़ते हैं। तो पूरी कहानी अफ्रीका की सारी इन चीजों की हम लोग गौर कर कर हम लोग बड़े अच्छे से इसमें देख चुके हैं। ठीक है, तो हमने माया की कहानी से ये सारा दौर सारा सिलसिला हमने शुरू किया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा ये लेक्चर है हमने इसमें सरकार के लोकतंत्र के प्रमुख प्रभु को पढ़ा। अगले लेक्चर जो हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर मेरा ही है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।